अच्छा, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कल बात करी थी, मतलब पिछली क्लास में बात करी थी उसकी, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि एक बार जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लेना, और काफ़ी इक्वेशंस डिस्कस करी थी पिछली क्लास में, तो उन इक्वेशन को रिवाइज़ करना था, ठीक है। तो आशा है कि कर लिया होगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि आज समरी देख लेंगे थोड़ा, और साथ में क्वेश्चन आंसर कर देंगे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज दोनों, ठीक है। तो समरी से शुरुआत करते हैं। और अगर आप भूल गए हो क्या क्या हमने पढ़ा था, तो समरी में क्या पता क्लियर हो जाए, थोड़ा बहुत आइडिया फिर से आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड। अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें कुछ केमिकल रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है ना। तो उसमें प्रोडक्ट्स का जो है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट को सिंबॉलिकली भी लिखा जाता है ना। तो किस स्टेट में है वो भी हम लिख सकते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स। तो एक केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड होगी ना, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर सेम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड, ठीक है। इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो हमने, जैसे कि आपको पता है कि हमने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हमने नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, मतलब पिछले से पिछले वीडियो में देखा था, है ना। तो वैसा ही ये भी है, इसमें भी वही बोल रहे हैं कि रिएक्शन को बैलेंस्ड होना चाहिए, जितने रिएक्टेंट है ना उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो हम लगाते हैं ना 2 3 लगा के बैलेंस करते हैं, एटम्स को इक्वल करते हैं ना, वही था इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ गई। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और सिंगल सब्सटेंस देते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में क्या होता है? डिकम्पोजिशन उल्टा होता है ना। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक बन रही हैं। कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन हो रहा है ना, जुड़ रहा है, मिलके एक बन रहा है। डिकम्पोजिशन यानी टूट रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, ठीक है। कुछ ऐसा सोचो कि जैसे वो होता है, खाद होती है ना, वो टूट के मिट्टी में मिल जाते हैं ना, ऐसा कुछ समझो। और रिएक्शन वगैरह तो आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिकम्पोजिशन, है ना। जैसे हमने वो देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो ऊपर आपने डिस्कस कर ही रखा है, तो देख लेना। रिएक्शन इज ऑल इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है ना, जिस रिएक्शन में, रिएक्शन के होने के बाद, मतलब मान लो आपने टेस्ट ट्यूब में करा, किसी में भी करा, उसको छू के देखो गर्म हो गया वो, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। अच्छा, रिएक्शन इन विच, अच्छा इसका एग्जांपल याद है? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में जब हमने पानी मिलाया था, तो है ना, स्लेक्ट लाइम बन गया था। तो वो वाला एग्जांपल याद रखना। अगला, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि टेस्ट ट्यूब अगर ठंडी हो गई तो फिर एंडोथर्मिक है, टेस्ट ट्यूब अगर गर्म हो गई तो एक्सोथर्मिक था, ठीक है। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर। तो एक एलिमेंट अगर डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे कॉपर सल्फेट में आयरन की नेल्स डाल दी गई थी, है ना। अगला है, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अलग अलग एटम जो हैं, टू डिफरेंट एटम जो हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम जो हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। और डबल डिस्प्लेसमेंट का तो एग्जांपल आपको पता ही है ना, प्रेसिपिटेट बनता है। तो वही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, है ना। जो ऐसे कह सकते हैं कि जो जब रिएक्शन होने के बाद कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बचता है ना, जो कितना भी घुमा लो मिलेगा नहीं उसमें,
ठीक है, रिएक्शन के अंदर, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अगला है रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर तुमसे हाइड्रोजन छीन लिया गया है या फिर ऑक्सीजन दे दिया गया है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतनी बात क्लियर। या तो तुमसे ऑक्सीजन छीन लिया गया है, ठीक है, ऑक्सीजन छीन रहे हो या हाइड्रोजन दे रहे हो, तो रिडक्शन। ठीक है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इसका। पेपर में तुम्हें एक रिएक्शन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है ना, और फिर सोचना कि ये कहाँ पढ़ा था हमने, कहाँ से पढ़ा था। ठीक है, बुक में कहाँ है वो उसका आंसर। ठीक है, वैसे तो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो एक ही तरीका है, आप सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि इसके आंसर क्या हैं। ऐसे लिखना क्लास 10th केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सॉल्यूशन, तो आ जाएंगे। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन देते हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग लिखते हैं वो सॉल्यूशन को, है ना, या तो कभी कभार बुक से ही डायरेक्ट छपे हुए होते हैं, तो आपको बने बनाए मिल जाएंगे। मगर थोड़ा मेहनत करना, उसके बाद ढूंढना बने बनाए। मैथ्स में तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे तो थ्योरी थ्योरी लिखना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से फिर। चलो, हाँ, तो ये हैं एनसीईआरटी के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है वो बायजूस की है, आपको आसानी से मिल जाएगी। जब आप सर्च करोगे सॉल्यूशन तो ये पहली दूसरी मिल जाएगी आराम से। तो इसमें क्या है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज है, मतलब सब कुछ है, सारे आंसर हैं एक साथ, है ना। तो हम इसमें से डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर्स को कैसे अप्रोच करना है या क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं हम पेज नंबर 6 वाले से, यानी पहले क्वेश्चन से, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो याद होगा आपको, हम सैंड पेपर से क्या करते थे, क्लीन करते थे, जैसे कि आपको क्लास में बताया था मैंने। तो होता क्या है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग एयर बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड layer which is very stable compound. In order to prevent further reaction with oxygen, therefore necessary to clean the ribbon by removing the layer of MgO. होता क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन होता है ना, तो पड़े पड़े एक जगह पे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये, है ना, एटमॉस्फेयर में। तो इसको अच्छी भाषा में क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इस वजह से इस लेयर को हटाने के लिए, ठीक है, ये लेयर जो है स्टेबल है, तो जलने में हेल्प नहीं करेगी हमारी, है ना। हम इसको बर्न करते थे ना, तो दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको रब कर देते थे। अगला कह रहा है राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। तो हाइड्रोजन में क्लोरीन करा, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं, आपको सिंबल के साथ बैलेंस करना है। ठीक है, तो H2+Cl2 गिव 2HCl, ध्यान देना। ठीक है, जैसे H2 था ना वहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल HCl नहीं लिखेंगे, आगे 2 लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है। फिर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, और आप बोलोगे कि भाई इसके फॉर्मूले कैसे याद होंगे, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, कैसे पता चलेगा। तो ये सब हमने 9th क्लास में देखा था। ठीक है, बुरी बात नहीं है कि नहीं आता है आपको, कोई बात नहीं, फिर से 9th क्लास तो है ही भाई, आप जा सकते हैं, देखेंगे। शायद केमिस्ट्री का तीसरा था चैप्टर शायद, है ना, तीसरा चौथा था है, ऐसा कुछ, जहाँ पे हमने वो क्रॉस वाला बना के देखा था, है ना, वैलेंसी के साथ क्रॉस कर देते थे, फिर Ba+1 Cl-2 क्रॉस करते, मतलब Ba+2 Cl-1 क्रॉस करते थे तो BaCl2 हो जाता, फार्मूला बन जाता था। तो वैसा ही फार्मूला बनाना है और रिएक्शन करते समय बैलेंस कर देना है। ठीक है, बैलेंस मतलब ये कॉफिशिएंट 3, 2, 3 है ना, ये सब आने चाहिए। अगला है सोडियम के साथ वाटर को रिएक्ट करेंगे तो काफ़ी वो अच्छी रिएक्शन होती है, जब सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं NaOH बन जाता है। ठीक है, अगला है, फिर से सेम क्वेश्चन है, बस इस बार थोड़ा स्टेटमेंट में दे रखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड
एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 जो है ना, जब BaCl2 में Na2SO4 डालते हैं, जब बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट डालते हैं तो प्रेसिपिटेट बनता है, तो वो बेरियम सल्फेट का बनता है, ध्यान देना इसका, ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, जैसे अभी अभी हमने देखा है ना, NaOH में HCl डालेंगे तो NaClH2 है ना, नमक पानी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन बड़े फेवरेट होते हैं केमिस्ट्री में, आगे तक जाएंगे तो। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब बताओ वाइट वॉशिंग के लिए क्या काम आता है। तो आपको पता होगा क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, CaO, बहुत बार बात कर चुके हैं। अब राइट अ रिएक्शन सब्सटेंस X इन 1 अबव विद वाटर, ठीक है। अब X को पानी के साथ रिएक्ट करवाओ, पहले तो पता होना चाहिए X क्या है। तो जैसे कि हमने पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है X, तो वैसे ही उसको पानी में मिलाएंगे तो स्लेकेट लाइम बन जाएगा, COH का वोल्टवाइज बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द सेकेंड वन, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कहा था उसको, है ना। तो हुआ क्या, उसमें गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, बिकॉज वाटर गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज H2 एंड O2 गैस, ठीक है। वाटर जो है टूट के H2 और O2 गैस में बदल गया। अब इनकी गैस के बबल्स निकलेंगे। हियर आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, ठीक है। होता क्या है, जब आप रिएक्शन बनाओगे तो आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं, कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकलते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस निकलता है, इसलिए अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल होती है ऑक्सीजन की गैस से, ठीक है। जो हमने अभी इलेक्ट्रोलिसिस करा था ऊपर एक्टिविटी में, देख लेना। अगला कह रहे हैं वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। बताओ भाई, क्या एक लाइन का जवाब है अगर टेक्निकल वे में बोलें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसको अच्छी भाषा में कैसे बोलेंगे, जब जब भी रिएक्ट करता है तो होता क्या है कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो उसका आयरन का सल्फेट बन जाता है, और आयरन के सल्फेट बनने की वजह से कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था उसका कलर फेड हो जाता है ना। अब बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल बताओ, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, या तो बेरियम सल्फेट बोल दो, है ना। इन सब चीज़ों में करवाओ रिएक्शन जो बुक में एग्जांपल दे रखे हैं। एक एग्जांपल यहाँ इन्होंने बोल रखे सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। AgNO3 एंड सोडियम क्लोराइड यानी NaCl इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन होती क्या है इसमें, और देखो इससे कन्फ्यूज़ मत होना, तुम कह रहे हो ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है। वो कुछ नहीं है, AgNO3 ही है वो, NaCl ही है वो, बस यहाँ पे कटायन और अनायन अलग कर रखे हैं, ठीक है। कटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे यहाँ पे Ag प्लस पॉजिटिव है, कटायन है, NO3 माइनस नेगेटिव है, एनायन है, समझ में आया। Na प्लस पॉजिटिव है, कटायन, तो ये सब है। जब आप मिलाओगे ना इन दोनों को तो हमारा AgCl और NaNO3 बन जाता है। ये तीसरी रिएक्शन थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आ सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ देखो सोडियम में ऑक्सीजन डल रहा है, तो उसका मतलब सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो पहली इक्वेशन में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, सही बात है। और दूसरी में कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है, समझना। हाइड्रोजन गैस तो ऐड हो रही है उसमें, मगर कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है ना, ध्यान देना इस बात का, है ना। तो अगला है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट। तो एक रिएक्शन दे रखी है आपको, आपको बताने की क्या गलत है इसमें से। अच्छा, तो रिएक्शन ये है ऐसी कुछ कि PbO में C डाल दिया गया, C मतलब कार्बन, लेड ऑक्साइड में कार्बन डाला गया तो लेड बचता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो इसमें लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, सही बात है कि गलत है, एकदम सही है। क्या बोलते हो तुम, ऑक्सीजन जा रहा है ना उसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या बोलते हो इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रही है, ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। A एंड B आंसर है। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है,
कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में एक कंपाउंड पकड़ो और उसका पता लगाओ, उसमें से अगर ऑक्सीजन छीन लिया गया ना तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर उसमें ऑक्सीजन डाल दिया गया ना तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो यहाँ पे PbO, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिंपल है ना। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो देख लो कौन सी गलत है ना। ये सब पढ़ने से और कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में समझा दिया। Fe2O3 में, अच्छा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Fe2O3 में एल्यूमिनियम डाल रहे हैं, है ना। फिर रिएक्शन बन गई Al2O3 और Fe। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिख रहा है। एल्यूमिनियम अकेला था बेचारा, है ना, वरना डबल हो जाती। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना आराम से टाइम लगा के। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। अगेन HCl में क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है तो यार, है ना। HCl में Fe डालो तो FeCl2 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस्ड। प्योर NCERT बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में, है ना, जिसमें लिखना होता है क्या होता है भाई। तो देखो इसमें कुछ बच्चे रट लेते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग तेज चलते हैं तो वो समझा देते हैं अच्छे से कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल होते हैं एटम्स, है ना। और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ओबे होना चाहिए और ट्रायल एंड एरर का अटैम्प्ट होता है इसमें, मतलब देखना होता है कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो पा रहा है ना। मतलब 2 फिट हो रहा है, 3 फिट हो रहा है, ऐसे करके देखते हैं मल्टीप्लाई कर करके। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन फॉर्म अमोनिया, ठीक है। ये सारे नाम हैं, इनको करके दिखाना है तो H2 + N2 की NH3 फिर बैलेंस करो, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको उसको देखो, उसके बाद बैलेंस करना शुरू हो जाओ। इस एक एग्जाम्पल को ध्यान देना, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में, और तुम्हें डर लगता है पहले से ये BaCl2 Al2 SO4 वोल्ट थ्राइस है, इन सब से डर लगता है तो देखो करके देखो बार बार। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला दिमाग में डालो, आसान है, अगर आपने 9th में वो टेबल याद करी होगी वाली तो, है ना। दोबारा जाके कर सकते हो, दिक्कत हो रही है तो बैलेंस करना है, अगेन बैलेंस करके देखना। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, टाइम भी लग सकता है, कभी कभार तो इक्वेशन पहले से ही बैलेंस होती है, हर एस्पेक्ट होता है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगेन बैलेंस इक्वेशन बनानी है। फिर क्या कह रहे हैं, राइट अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखो इक्वेशन को बैलेंस तो करना ही करना है, साथ में रिएक्शन का टाइप भी बताओ। तो क्या है भैया, पहली वाली देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। ब्रोमीन और आयोडीन में चेंज हो गया, पहले KBr था अब KI हो गया, BaBr2 हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक चीज़ दो चीज़ों में बन गई टूट के, है ना। अगला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उससे अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल सा, है ना। व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है। हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है सराउंडिंग से इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। हीट के फॉर्म में देखो, हमें ठंडा कब लगता है, खुद सोचो। मान लो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो हमारे आसपास का देखो, जैसे अभी तुम जहाँ पे हो वहाँ पे बहुत गर्मी हो रखी है। अब मैंने क्या करा, थोड़ी बहुत गर्मी खींच ली, तुम थोड़ा सा गर्मी खींच ली, तो अब क्या होगा, मान लो एक छोटे से हवा के डब्बे में, ठीक है, एक हवा का डब्बा ऐसा मान लो, वहाँ से मैंने गर्मी खींच ली। अब उस डब्बे में हाथ डालोगे ना तुम्हें ठंडा सा लगेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे बाहर की गर्मी अंदर की गर्मी कम है ना बाहर से, तो ऐसा होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन यही करता है, बाहर की गर्मी खींच लेता है और टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है, क्योंकि गर्मी तो रिएक्शन में लग गई, है ना। फोटोसिंथेसिस हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस, सेम केस। बर्फ़ के आसपास क्या हो जाता है, ठंडा सा हो जाता है, क्योंकि वो गर्मी खींच रहा है, पिघलने के लिए उसको गर्मी चाहिए, और आसपास की गर्मी खींच के इन्वायरमेंट को ठंडा कर रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उल्टा होता है, एनर्जी रिलीज होती है इसमें इन द फॉर्म ऑफ
हीट, जैसे बम फटता है ना, कंक्रीट, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, बहुत सारे डेवस्टेटिंग चीज़ें होने वाली हैं। वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन? काफ़ी बार हमने पिछली क्लास में भी देखा था इसको, तो बहुत अच्छे से पैराग्राफ बना रखा है बुक में, अगर ध्यान से देखेगे तो कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज वगैरह टूटता है ना, तो क्यों एक्सोथर्मिक कहते हैं इसको? क्योंकि हीट इवॉल्व होती है आखिर में। ठीक बात। हाँ देखो, ग्लूकोज में ऑक्सीजन डाला तो CO2 H2 और एनर्जी बनती है। ठीक है, अगला, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? साफ सीधी बात है, कंबाइन करो। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी तुम्हारे दोस्त जो हैं किसी और लोगों के साथ खेल रहे हैं, फिर सारे मिलके आपस में तुम खेल रहे हो, क्रिकेट का मैच लगा रहे हो। ठीक है, और वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि तुम सब आराम से खेल रहे थे, एक बच्चा आया बीच में, तुम सबको आपस में लड़ाई करवा दी तुम्हारी, और तुम सब दूर हो गए। ये क्या है? ये डिकम्पोज है, ये तोड़ फोड़ मचा दिया ना। एक बढ़िया सी टीम बनी थी, तुमने काम ख़राब कर दिया। तो एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। और ये तो क्वेश्चन बनाने वाले का तरीका है भाई, है ना। तुम्हें बस अपनी भाषा लिखनी है कि क्या होता है, और एग्जाम्पल से याद रखना है। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तीनों का हमें पता है। हीट में क्या होता है? हीट देते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। और लाइट में तो सनलाइट से काम हो जाता है। जब KClO3 में हीट देते हैं तो KCl और O2 बन जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? NaCl में इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो Na+Cl बन जाता है। ठीक है, ये बुक में नहीं दे रखा, आपको इसमें से ध्यान रखना है। ये आखिरी वाला भी देखो, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो वैसे बुक में नहीं है, तो कोशिश करना ये एग्जांपल ना दो। क्या होता है, ये आगे जाके आता है ना, मतलब तुम्हारे अगले चैप्टर में आएगा या 11वीं में आएगा, ऐसा कुछ। तो क्या है कि कुछ टीचर बोलते हैं बड़ा ये तो बहुत वो बन रहा है अपने आप में, है ना। तो वैसे अगर टॉपिक से रिलेटेड देखा जाए तो AgBr का एग्जांपल था, AgBr2 का, याद हो तो, है ना। वो फोटोग्राफी में काम आता है, उसमें भी सनलाइट पड़ने से क्या होता है, काला पड़ जाता है ना। वो सारे एग्जाम्पल देना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? पता ही है तुम्हें, बताने की ज़रूरत है क्या? बताओ, तब से बता चुके हैं, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने। ठीक है, एग्जाम्पल देना मत भूलना, बस कहानी लिख दो भले ही, एग्जाम्पल देना मत भूलना। इन अ रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। अब इस रिएक्शन को लिखो तो क्या होगा, कॉपर घुसा दो AgNO3 में, CuNO3 वोल्टराइज हो जाएगा और Ag बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो देखो, ऐसा क्या होता है, NCERT में बुक तो एक ही रहेगी और क्वेश्चन हर साल आना होता है। ठीक है, तो नया क्वेश्चन कहाँ से बनाए भाई, कहाँ से लाया जाए नया क्वेश्चन? तो नया क्वेश्चन आता है क्वेश्चनों से। ठीक है, तो देखो, ये क्वेश्चन जो है तुमसे पूछा जा सकता है अलग फॉर्म में, कि या तो पूछ लेंगे, देखो क्वेश्चन बनाने के बढ़िया बढ़िया तरीके हैं, और ये तरीके उन्हीं लोगों को आते हैं, मतलब जैसे टीचर लोगों को ज़्यादा जानते हैं ये तरीके, क्योंकि उनका दिमाग खुला है इस चीज़ में। तुम सीख रहे हो ये, है ना, वो सीख चुके हैं, वो कितनी बार पढ़ा चुके हैं तुम्हें। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई तुम बताओ, सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जब रिएक्शन हो रही है इसका मतलब है कि AgNO3 में सिल्वर जो है बेचारा कम रिएक्टिव है कॉपर से, है ना, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव निकला। अभी मैं बताना तो नहीं चाहता, मगर क्या होता है मैजिक, MAGIC, है ना। तो होता क्या है, M मतलब मैग्नीशियम, ठीक है, MgIC, फिर आयरन आता है, फिर जिंक आता है, फिर कॉपर आता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये रिएक्टिविटी उसका है, मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको याद करने के तरीके बनाते हैं बच्चे। तो बस तुम फ़िलहाल इतना ही ध्यान दो कि सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव देन कॉपर है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? काफ़ी बार हो गया, पता है तुम्हें, एग्जाम्पल मत भूलना बस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन द गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल। हाँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स में समझाना है। अगर कोई तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कोई छीन लिया तो रिडक्शन। ठीक है,
अब क्वेश्चन चेंज करके बोलूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 16 को मैं कुछ और बना दूँ कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब बताओ, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी रिडक्शन, ध्यान देना, ठीक है। ये सारे चक्कर तुम्हें आने चाहिए। अगला है शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स। अच्छा, एक एक्स है ब्राउन कलर का है, आगे पढ़ते हैं। ऑन हीटिंग इट बिकम ब्लैक इन कलर। भाई अच्छा, ब्राउन कलर का है, ब्लैक हो जाता है, क्या होगा क्या होगा, है ना। तो ये है कॉपर मेटल। अब तुम ऐसे मत सोचना कि भैया ये तो लोहा भी हो सकता था, ब्राउन तो लोहा भी होता है भाई। देखो ब्लैक कलर हो जाना यानी CuO बन जाना, ठीक है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो हम अब देखो, इसमें अभी तक देखा तुमने, धीरे धीरे पूरा चैप्टर कवर कर लिया इन्होंने क्वेश्चन को ले लेके। अब आखिरी में हमने क्या पढ़ा था, अगर पिछली क्लास तुम्हें याद हो तो, कोरोजन और रेंसिडिटी, है ना। अब यहाँ पे वो कोरोजन वाला चक्कर आ गया। पेंट क्यों करते हैं, कोरोजन से बचाने के लिए भाई, है ना। जितना ह्यूमिडिटी एसिड वगैरह से दूर रहेगा हमारा मटेरियल या आर्टिकल, उतना बचे रहेंगे, है ना। तो मॉइस्ट एयर से बचाने के लिए। अब देखो आखिरी वाला था रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से भी क्वेश्चन आ गया। ऑयल एंड फैट कंबाइनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। पता है क्यों, रेंसिडिटी की वजह से, प्रिवेंट करने के लिए रेंसिडिटी को, जिससे अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट खराब, मतलब ख़राब टेस्ट ना हो सके, ज़्यादा दिन तक हमारा चिप्स वगैरह चल सके, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या है, एक अनरिएक्टिव गैस है। हाँ, अब रेंसिडिटी और कोरोजन को समझा दो एक एक करके, तो बुक का एग्जैक्ट डिटो छाप दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत टाइम लगा के आराम से। अगर आपको नहीं पता कि कब समझाया क्या समझाया, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन देख लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको ये बाईजूस का भी लिंक दे देंगे, और साथ में जो पिछली 2 वीडियो हुई हैं जिसमें पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया गया है, वो भी दे देंगे, ठीक है। चलो फिर, आशा समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, तो बस समझते रहना, ठीक है। और जो ना है पूछ लेना कभी भी कुछ भी, है ना। फ़िलहाल तो ये क्वेश्चन करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।